वेरी गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी पे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज फॉर। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी पे एक और वीडियो है जिसमें मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी समझा रखा है, आप उस वीडियो को देखेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इन एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो पहला सवाल है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज फॉर। पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है आइसोलेशन, ऑप्शन नंबर सी है बोथ और ऑप्शन डी है नन। तो बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल हम किसी भी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी से आपको ये पता चल सकता है कि किसी मिक्सर में कितने कंपाउंड हैं, 1 2 3, जितने कंपाउंड होंगे तो उतने सारे आपको स्पॉट नज़र आएंगे। लेकिन आप उन स्पॉट को ये पता कर सकते हैं कितने स्पॉट हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि उन स्पॉट को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल आइसोलेशन के लिए होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर इज जनरली यूज एज ए स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। वो पूछ रहा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो आप पेपर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए है ऑर्डिनरी पेपर, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज पेपर, सी है वॉटमैन पेपर और डी है ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी में जनरली हम सेल्यूलोज पेपर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे वॉटमैन नंबर 1 पेपर का इस्तेमाल भी करते हैं, पर सेल्यूलोज पेपर का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल है, नेचर ऑफ सेल्यूलोज पेपर। सेल्यूलोज पेपर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, बोथ एंड नन एंड दिस। जो सेलुलोज पेपर होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, क्योंकि वो बेसिकली जो वाटर में वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो वाटर के प्रति उसकी एफिनिटी होती है। तो जो वाटर लविंग होते हैं वो हाइड्रोफिलिक हो गया, और वाटर रिपेलिंग जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक हो गया। तो सेलुलोज पेपर बेसिकली हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, क्योंकि बेसिकली जब पेपर को आपके देखिए, आप आसान भाषा में भी समझेंगे, अगर किसी पेपर को आप पानी में डालते हैं तो वो पेपर गीला होता है, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो वाटर के प्रति उसकी क्या है, एफिनिटी है, इसीलिए वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अगला सवाल है आपका कि कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर इन ए पेपर क्रोमेटोग्राफी माइग्रेट विथ। पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर के जो कंपोनेंट होते हैं वो किस तरीके से माइग्रेट करते हैं? सेम रेट के साथ, अपोजिट रेट के साथ, डिफरेंट रेट के साथ, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो कंपोनेंट होते हैं पेपर के वो आपके अलग अलग रेट से चलते हैं। कोई ज़्यादा तेज़ चलता है, कोई स्लो करता है, वो डिपेंड करता है उनकी पोलारिटी पे। तो कंपोनेंट आपके कैसे चलते हैं, डिफरेंट रेट से चलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ यूजफुल इन केस ऑफ। पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल आप किस पे कर सकते हैं? डाइज के लिए, अमीनो एसिड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल पहले हम डाइज और अमीनो एसिड के लिए करते थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल इनऑर्गेनिक कीटाइन और एनाइन के लिए भी करने लगे हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मैक्सिमम आर एफ वैल्यू ऑफ एनी कंपाउंड। आर एफ वैल्यू में अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0.5 और डी है 0.85। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आर एफ वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है किसी भी कंपाउंड की 1। अब एक से ज़्यादा आर एफ वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि आर एफ वैल्यू जो कितना क्या होता है कि आपका बेस लाइन से आपका सॉल्यूट कितना चला है या मिक्सर कितना चला है डिवाइडेड बाय आपका पूरा सॉल्वेंट कितना चला है, तो वो मैक्सिमम 1 हो। रेशियो, किसी भी चीज़ का रेशियो मैक्सिमम 1 हो सकता है। इसीलिए आर एफ वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर 1 है सॉल्वेंट यूज़ पे, कौन सा सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है। ऑप्शन बी है पेपर, आपने कौन सा पेपर यूज़ किया है। सी नेचर ऑफ मिक्सर, कैसा मिक्सर है उस पर डिपेंड करेगा। डी ऑल ऑफ दिस। तो आर एफ वैल्यू बेसिकली इन सभी चीज़ों पर डिपेंड
डिपेंड करता है कि आपने कैसा सॉल्वेंट लिया है, पोलर लिया है, नॉन पोलर लिया है, पेपर आपने कैसा लिया है, वॉटमैन लिया है या सेलुलोज पेपर लिया है, नेचर ऑफ मिक्सर कैसा लिया है कि भाई कि उसमें तीन मान लीजिए किसी मिक्सर में आपके पास 3 कंपाउंड है, अगले मिक्सर में 5 कंपाउंड है, तो जिसमें जितने कंपाउंड होंगे उसमें उतनी RF वैल्यू आपको मिलेंगी। 8वां सवाल है व्हेन द सॉल्वेंट ट्रेवल डाउन द पेपर इट इज कॉल्ड असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी और नन ऑफ दिस। तो जब बेसिकली जब क्या होता है आपका सॉल्वेंट नीचे की तरफ रन करता है, मतलब आप ये समझिए कि आपका जब सॉल्वेंट नीचे की तरफ रन करें, ऊपर से नीचे की तरफ को रन करें तो इसे डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और अगला सवाल है व्हेन द सॉल्वेंट ट्रेवल अप टू द पेपर, ऊपर की तरफ अगर आपका सॉल्वेंट चल रहा है तो इसको कहते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसको। 16वां अगला सवाल है गुड सॉल्वेंट इज, गुड सॉल्वेंट कौन सा है? इट डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विथ मिक्सर। ऑप्शन नंबर बी सॉल्वेंट शुड नॉट इंटरफेयर विथ स्पॉट। ऑप्शन नंबर सी कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट शुड नॉट चेंज विद टाइम। और डी ऑल ऑफ दिस। तो अच्छा सॉल्वेंट वो है जिसमें ये सब चीज़ें हों कि भाई कि उसका जो भाई ऐसा है कि जो सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है वो मिक्सर के साथ रिएक्शन ना करे। मान लीजिए कि आपका सॉल्वेंट आपने मेथनॉल लिया और मेथनॉल आपका कोई कंपाउंड था, कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने लग गया तो कंपाउंड तो रन ही नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज़ क्या है, सॉल्वेंट आपकी रिएक्शन ना करे। दूसरी चीज़ कि सॉल्वेंट का कोई इंटरफेयर ना हो स्पॉट पे, और सॉल्वेंट का कंपोजिशन टाइम के साथ ना बदले। अगला सवाल है फॉर सेपरेशन ऑफ मिनिमम डिफरेंस बिटवीन 2 RF वैल्यू शुड बी। अगर आपको 2 RF वैल्यू किसी भी 2 कंपाउंड को सेपरेट करना है तो उनकी RF वैल्यू में मिनिमम अंतर कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 0.05, ऑप्शन बी है 0.1, ऑप्शन सी है 1 और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.05। 12वां सवाल है हाईएस्ट पोलर अमंग फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है? ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है हेक्सेन, सी है बेंजीन, डी है टॉल्विन। तो हाईएस्ट पोलर है इनमें वाटर। अगला सवाल है रेशो ऑफ ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड एंड वाटर फॉर बीइंग मोबाइल फेज। अगर आप ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड और वाटर को मोबाइल फेज की तरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक निश्चित रेशो में लेना पड़ेगा और वो रेशो आपका होगा 4:1:5। मतलब क्या होगा, ब्यूटेनॉल के आपको 4 रेशो लेने पड़ेंगे, एसिटिक एसिड का 1 रेशो और वाटर के आपको 5 रेशो आपको लेने पड़ेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4:1:5। तो अगला सवाल है रेशो ऑफ आइसोप्रोपेनॉल अमोनिया एंड वाटर फॉर मोबाइल फेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 9:1:2। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप बाकियों तक भी भेजिए और मैं ये गारंटी लगा सकता हूँ कि अगर पेपर से वो आपको कोई सवाल पूछेगा तो इनसे बाहर तो नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3 रेफरेंस बुक का इस्तेमाल किया है। थैंक यू।